वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात T20 वर्ल्ड कप की, जिसमें पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच खेलेगी। हुकूमत पाकिस्तान का ऐलान। हुकूमत ने एलामिया जारी करके कौमी टीम को भारत के खिलाफ मैदान में उतरने की हिदायत कर दी। फैसला मोहसिन नकवी की जानिब से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग के बाद किया गया। चेयरमैन PCB ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और ICC के दरमियान इतवार को होने वाले मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ आगाह किया। पाक भारत मैच शेड्यूल के मुताबिक होगा, लेकिन पाकिस्तान की शराइत पर। पाकिस्तान ने ICC से अपनी शराइत बनवा ली। इतवार को पाकिस्तान और बांग्लादेश से मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। बांग्लादेशी बोर्ड के सदर ने तनाज़े में भरपूर हिमायत पर पाकिस्तान और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमार डिसनायके ने भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाज़त देने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया है। एक्स पैगाम में कहा, शहबाज शरीफ ने यकीनी बनाया हम सबको प्यारा खेल जारी रहे। कोलंबो में पाक भारत मैच का बेसब्री से इंतज़ार है। श्रीलंका के सदर ने यह भी कहा उनका मुल्क 96 के वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान की यकजहती को नहीं भूला। पाकिस्तान ने कोलंबो में ऐसे वक्त में खेला था जब दीगर टीमें सिक्योरिटी खदशात पर गुरेज करती थीं। इससे पहले श्रीलंका के सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़ोन पर राबिता किया था और भारत से मैच खेलने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म ने श्रीलंकन सदर के जज्बात का खैर मक़दम किया और कहा पाकिस्तान पर मुश्किल आई तो श्रीलंका ने भरपूर साथ दिया। हाल ही में दौरा पाकिस्तान मनसूख न करके नाकाबिल फरामोश कदम उठाया। क्रिकेट का जोश, हर लम्हा पुरजोश। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली ने कहा ICC का बयान उनकी हार है। उन्होंने हर वो बात मानी जो पाकिस्तान ने कही। बांग्लादेश के साथ नाइंसाफ़ी हुई, ICC ने मान लिया। कामरान अकमल बोले PCB ने समझदारी से अपने कार्ड खेले, अपनी बातें मनवाईं। अदाकार अली रहमान बने शो के मेहमान। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी ने खूब हंसाया। ये आवाज बंबई तक जानी चाहिए। पाकिस्तान तुम्हारा पाला पड़ा है मोहसिन नकवी से, जिसने तुम्हारे को ठीक भी कर दिया है। क्या एक्टिंग करते हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त अली रहमान। जो स्टेटमेंट आया ना ICC का, वो ICC की हार है। हर चीज वो मानी जो पाकिस्तान ने बोली। स्टैंड करते हैं बांग्लादेश के साथ, उनके साथ नाइंसाफी किसने कबूल करा? ICC ने। ICC को पहले सोचना चाहिए था ना। उनका वर्ल्ड कप उन्होंने मिस करा दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े समझदारी के साथ अपना कार्ड खेला, अपनी बातें मनवाई, देश को कंपनसेट किया। उनको ICC इवेंट मिलना चाहिए, उनकी ग्रांट जो है उनको मिलनी चाहिए। हम अपने हमसायों के साथ बना के रखते हैं। तो बांग्लादेश के लिए ही लड़े। आज जो सारी चीजें हैं उन पे कोई सैंक्शन नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ। आज भाई ने ट्वीट पढ़ा है, इससे अंदाजा हुआ है कि आप रेड क्या है वाले तकिए में मुंह डाल के रो रहे हैं। मैं तो क्रिकेट ही देख रहा हूँ, बसंत तो देखा ही नहीं अभी इस बार, मगर हाँ देख रहा हूँ आजकल। बसंत में गया नहीं था ना मैं। पाकिस्तानी ड्रामों का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो डैश है। इंजॉयबल। इंस्टाग्राम पर फैंस डैश हैं जबकि फेसबुक पर डैश हैं। इंस्टाग्राम पे फैंस ज्यादा हैं जबकि फेसबुक पे कम है। नजीब आप बता दें। पहला मैच है नमीबिया नीदरलैंड का, दूसरा है न्यूजीलैंड UAE, तीसरा है पाकिस्तान USA। चले पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एंड नीदरलैंड। मेरे ख्याल से सेम। नामीबिया मेरी टीम है, बाकी सेम। मेरा भी सेम। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रावलपिंडी में रवात के सनती इलाके में वाक़ फैक्ट्री में लगी आग 17 घंटे बाद बुझ गई। गुज़श्ता रोज फैक्ट्री में धमाके से आग लगी, जिसने रेस्क्यू अमले के पहुंचने तक पूरी फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। रात गए फैक्ट्री में लगने वाली आग 70% बुझा दी गई थी कि अचानक फिर भड़क उठी। रेस्क्यू के माहिरीन ने आतिशज़दगी से मुतासरा फैक्ट्री की इमारत को मखदूश करार दे दिया। इमारत में पॉलिस्टर और फोम की भारी मिकदार मौजूद थी जो जलकर राख हो गई। कराची से आम खबर है, जिसके परेडी के इलाके में ज्वेलरी शॉप पर 40 लाख की डकैती का ड्रामा। इलाका पुलिस को दुकान में डकैती की इत्तला मिली। तर्जुमान डिस्ट्रिक्ट साउथ के मुताबिक, कॉलर के मुताबिक एक शख्स मुसल्ला दुकान में दाखिल हुआ। नजीर शाह से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। नजीर बताइए। देखें, परेडी के इलाके में ज्वेलरी शॉप पर 40 लाख डकैती की इत्तला मौसूल हुई थी, जिसके बाद DSP परेडी लियाकत हयात और दीगर काम क्राइम सीन पर पहुंचे तो दुकानदार ने बताया कि 2 मुलजिमान ने 40 लाख मालियत की डकैती की है, जिस पर DSP की जानिब से CCTV कैमरे और दीगर फुटेज चेक की गई तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आई जैसा दुकानदार बता रहा था। और दूसरी जानिब क्राइम सीन यूनिट ने भी तफ्तीश का आगाज किया और शवाहिद जमा किए तो इब्तिदाई तफ्तीश और शवाहिद के दम मौजूदगी और बयान में तजाद पर पुलिस को शक हुआ
दुकानदार की इतला मशकूक और झूठी महसूस हुई, जिस पर दुकानदार मजूर अली से जब सख्ती से पूछगछ की गई तो उसने झूठी इतला का एतराफ़ किया, और जिसकी वजह से ये बताई कि इसे लोगों का कर्ज देना था और मजीद वक्त हासिल करने के लिए डकैती का झूठा ड्रामा रचाया गया, और पुलिस ने दुकानदार का बयान कलम बंद करके रिकॉर्ड महफूज कर लिया। इसी दौरान मजीद दुकानदार और एसोसिएशन के लोग भी जमा हो गए और पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई न करने की दरख्वास्त की, जिसके बाद डीएसपी परेडी लियाकत हयात ने मार्केट के जिम्मेदारान को हिदायत की कि अगर आइंदा किसी ने ऐसी झूठी इतला दी तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और पुलिस रिपोर्ट बनाने के बाद मौके से रवाना हो गई। जी वजीर साहब आपका शुक्रिया। मोटरवे पुलिस ने मियां चन्नू के करीब कार पर छापा मारकर असलहा और कीमती सामान बरामद कर लिया। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक कौमी शाहराह पर कार से 2 पिस्तौल, 35 गोलियां और मैकेनिकल आलात बरामद हुए। कार से 21 लाख रुपए मालियत की लिथियम बैटरियां भी मिली। मुलजिमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। गाड़ी और बरामद दिया गया सामान तफ्तीश के लिए थाना सदर मियां चन्नू के हवाले कर दिया गया। दादू में डाकुओं ने फायरिंग करके 3 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया। एक पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम ने बताया कि मुसल्लह डाकू मुसाफिरों से लूट मार कर रहे थे। इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंची तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लुटने वाले मुसाफिरों का इंडस हाईवे पर एहतजाज, ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े की फौरी और शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुराद अली शाह ने शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन को हर मुमकिन ताउन फराहम करने और जख्मियों के इलाज के तमाम अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया। 3 हट्टी से गुरु मंदिर जाने वाली जहांगीर रोड पर होने वाले तरक्याती काम के बायस रोड का एक हिस्सा ट्रैफिक के लिए बंद है, जिसके बायस जहांगीर रोड से गुरु मंदिर तक बदतरीन ट्रैफिक जैम की सूरत है। मजीद जानते हैं एवे न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ खान से। बताइएगा आसिफ। जी बिल्कुल, इस वक्त जहांगीर रोड के एक ट्रैक के ऊपर तरक्याती काम जारी है। 3 हट्टी से गुरु मंदिर जाने वाला जो एक ट्रैक है वो 1 हफ्ते से ज्यादा अरसा हो गया है जो ये ट्रैक ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। ताहम उसकी वजह से सूरत हाल ये है कि दूसरे ट्रैक के ऊपर डबल ट्रैफिक चलाया जा रहा है और बदतरीन ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। सुबह का वक्त हो, शाम का वक्त हो या रात का वक्त हो, यहाँ से गुजरना इंतहाई मुश्किल है। मिनटों का सफर है, घंटों में तय हो रहा है, और उसकी वजह है कि जो एक ट्रैक है ये मुकम्मल तौर पर बंद है। इस ट्रैक के ऊपर तरक्याती काम जारी है। इसमें जो वक्त दिया गया था कि 1 हफ्ते तक ये ट्रैक बंद होगा, लेकिन 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया और अब तक जो तरक्याती काम है वो मुकम्मल नहीं किया गया। ना सिर्फ ये कि जहांगीर रोड पर ही ट्रैफिक जाम होता है, उसके अलावा जहांगीर रोड पर जैसे ही ट्रैफिक गुरु मंदिर पहुंचता है तो गुरु मंदिर पर भी बदतरीन ट्रैफिक की सूरत हाल है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। जहांगीर रोड की जो सड़कें हैं वो कई अरसे से तबाहाली का शिकार थी, जिसके बाद इन सड़कों पर मरम्मती काम स्टार्ट किया गया और एक ट्रैक जो है वो बंद किया गया। ताहम अब तक जो तरक्याती काम है वो मुकम्मल नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ से जो गुजरने वाले हैं उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना है। सेंट्रल जेल कराची के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का शहरी को हब्स बेजा में रखने का मामला है। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं अफजल खान से। अफजल, क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है मुद्दई मुकदमा का? जी बिल्कुल, इस वाक़े का मुकदमा मुतासरा शहरी मोहम्मद फराज जिलानी की मुद्दईयत में न्यू टाउन थाने में दर्ज हुआ है और इस मुकदमे में हब्स बेजा में रखने, झगड़ा करने और जान से मारने की धमकियां देने समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। मुद्दई मुकदमा का कहना है कि सेंट्रल जेल कॉलोनी में रिहाइश पजीर अपने रिश्तेदार से मिलने आया था और इस दौरान मेरे दोस्त सैयद हसन, बसाम कादिर, मोहसिन हुसैन, इबाद राशिद भी मुझसे मिलने वहां आ गए। इस दौरान असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एहसान महर नशे की हालत में मुझे और मेरे दोस्तों को मुग़लज़ात बकने लगा। एहसान महर ने हमसे झगड़ा किया और सेंट्रल जेल की मोबाइल मंगवा कर उसे और उसके दोस्तों को धक्का मारते हुए एहसान महर दिगर अफराद ने उन्हें अगवा करके अंदरूने जेल एक कमरे में ले गए। वहां मौजूद दिगर नामालूम अफराद ने भी इन पर तशद्दुद किया, मोबाइल फोन जबरदस्ती छीन लिए और 40,000 रुपए भी छीन लिए और मंशियात और असले के झूठे केस में बंद करवाने और जान से मारने की धमकियां भी देते रहे। फिर उसके बाद जबरदस्ती वीडियो बनवाई गई और इनसे जो है वो कबूल करवाया गया कि वो नशा करते हैं और मुद्दई का कहना है कि जबरदस्ती माफी नामे पर भी अंगूठे लगवाए गए। बाद में मोबाइल फोन वापस करके कर दिए गए, लेकिन 40,000 जो रकम थी वो वापस नहीं की गई। लिहाजा अब पुलिस भी इस मौके पर तहकीकात कर रही है, जबकि पुलिस तहकीकात कर रही है। अफजल, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। मौसम की बात करेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रात गए बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान
کشمیر، گلگت بلتستان، کالام، چترال، کوہستان میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی پیشگوئی کی ہے۔ سوابی، چارسدہ، کوئٹہ، جوب، زیارت میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش متوقع ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع موسم سرد رہے گا۔ کراچی میں خشک رہنے کا امکان ہے۔ مانسہرہ میں گزشتہ رات شروع ہونے والی بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ سیاحتی مقامات چوگران، کاغان اور ناران میں پہاڑوں نے برف کی دوشالہ اوڑھ لی ہے۔ بالائی علاقوں میں برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ موسم کا حال بتا رہے ہیں مانسہرہ سے طاہر شہزاد۔ کل مانسہرہ کے میدانی علاقوں میں گزشتہ رات سے بارش، جبکہ بالائی علاقوں میں برفباری کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ تاحال بدستور جاری ہے۔ بغیر کسی وقفے سے بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ مانسہرہ کے بالائی علاقوں کی بات کی جائے تو کاغان ویلی، سرن ویلی اور کونش ویلی کے پہاڑوں پہ برفباری کی وجہ سے نہ صرف سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے بلکہ وہاں کے نظارے انتہائی خوبصورت بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کاغان ویلی کی بات کی جائے تو شوگران جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں اس وقت بھی سیاح موجود ہیں اور برفباری کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب شدید برفباری اور بارش کے باعث مختلف مقامات پر جو بجلی معطل ہوئی ہوتا حال بحال نہ سکی۔ لاہور میں صبح سویرے بادلوں کے ڈیرے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن میں بارش کا امکان ہے۔ موسم کا احوال بتا رہے ہیں نمائندہ خواجہ رمضان مجید، بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر لاہور میں صبح سویرے بادلوں کے ڈیرے ہیں اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان ہے، جبکہ پنجاب کے دیگر میدانی علاقوں میں بھی سرد ہوائیں چلنے کا سلسلہ برقرار رہے گا۔ اور شہر لاہور میں درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو جس شہر کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آج بارش کا امکان ہے اور بارش ہونے سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور آئندہ چند روز میں سردی کی شدت اسی طرح سے برقرار رہے گی۔ جی خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بنگلہ دیش میں انتخابی مہم ختم ہو گئی ہے۔ عام انتخابات کے لیے پولنگ 12 فروری کو ہوگی۔ دو بڑے حریف بی این پی اور جماعت اسلامی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ بنگلہ دیش الیکشن کی کوریج کے لیے ARY نیوز ڈھاکہ میں موجود۔ مزید اپڈیٹ لیتے ہیں ڈھاکہ میں ہمارے نمائندے راجہ محسن اعجاز سے۔ بتائیے راجہ محسن اعجاز، انتخابی مہم کے حوالے سے۔ اس وقت میں ڈھاکہ میں موجود ہوں اور یہ سینٹرل ڈھاکہ کا علاقہ ہے۔ بنگلہ دیش کے جو قومی انتخابات ریفرینڈم ہے وہ 12 فروری کو ہے، اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے بنگلہ دیش کے مقامی وقت کے مطابق 7:30 بجے جو الیکشن مہم تھی ان انتخابات کے لیے اور ریفرینڈم کے لیے، اس کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور اب جو امیدوار ہیں وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے دیے گئے کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق کیمپین نہیں کر سکتے۔ بنگلہ دیش کے 13ویں قومی انتخابات اور ریفرینڈم کے لیے پولنگ جو ہے وہ جمعرات کے روز ہوگی، اور اس سلسلے میں ملک بھر میں 42,619 پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں، جبکہ 2,40,000 سے زائد پولنگ بوتھ ہیں جو ان انتخابات میں ووٹرز کی سہولت کے لیے الیکشن کمیشن نے قائم کیے ہیں۔ اسی طرح بنگلہ دیش کی جو پارلیمنٹ ہے اس کی کل 300 براہ راست نشستیں ہیں، اور ان 300 نشستوں پر انتخابات کے لیے پولنگ ہوگی، اور ان انتخابات میں جو ہم نے کیمپین میں بھی دیکھا، اب جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے اور اس کا جو الائنس ہے 12 جماعتوں کا، اس کا جماعت اسلامی لیڈ الائنس جو 11 جماعتوں پر مشتمل ہے، اس کے ساتھ بڑا کانٹے دار کا مقابلہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے جو دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی میدان میں موجود ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے اپنے امیدوار کھڑے کر رکھے ہیں، لیکن یہ جو دو بڑے الائنس ہیں، ایک بی این پی لیڈ الائنس اور ایک جماعت لیڈ الائنس، ان کے درمیان بڑا کانٹے کا مقابلہ اس کی توقع کی جا رہی ہے۔ اور جو سرویز آئے مختلف انٹرنیشنل جو تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بھی، جو مقامی سطح پہ ہم نے یہاں پہ صحافیوں سے بات کی، ان کی طرف سے بھی بڑا کلوز کانٹیسٹ بتایا جا رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، اب الیکشن کیمپین کا وقت تو ختم ہو گیا ہے، اور اب 12 تاریخ کو یعنی پرسوں جمعرات کو ان انتخابات کے لیے باقاعدہ پولنگ ہوگی۔ واٹس ایپ انسٹاگرام طرز کا نیا کلوز فرینڈز فیچر متعارف کرانے جا رہا ہے، جس کے ذریعے صارفین اپنی اسٹیٹس اپ ڈیٹس صرف منتخب دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکیں گے۔ اس سہولت کا مقصد صارفین کو مزید پرائیویسی اور کنٹرول فراہم کرنا ہے۔
مظفر گڑھ میں خوشیوں کی بارات اتر آئی۔ محکمہ سماجی بہبود کے زیر اہتمام سپورٹس گراؤنڈ میں 207 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب ہوئی۔ تقریب میں 3 اسپیشل جوڑے بھی شریک تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں نوید فریاد ڈوگر۔ پروگرام کے چوتھے مرحلے میں 207 جوڑے زندگی کے نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ جوڑوں میں 3 غیر مسلم اور 4 معذور افراد بھی شامل ہیں۔ تقریب میں صوبائی وزیر سماجی بہبود سہیل شوکت بٹ، ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ عثمان طاہر اور ڈی پی او مظفر گڑھ سید غضنفر علی شاہ، ممبر صوبائی اسمبلی اون امید ٹوگر اور اجمل چانڈیا نے شرکت کی۔ یہ ایک بہت عظیم مقصد ہے دھیرانی جو پروگرام ہے، اور سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے دل کے بہت قریب ہے۔ پنجاب کے ہزاروں جو والدین ہیں وہ آج بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ آج سی ایم پنجاب مریم نواز شریف ان کے سر پہ ہے۔ آج آپ نے دیکھا جس ویژن کے اوپر سی ایم پنجاب الحمدللہ پنجاب کو لے کے چل رہی ہیں، انیشیٹو پہ انیشیٹو، ایگزیکیوشن، ستھرا پنجاب، دھیرانی پروگرام، ہمت کارڈ، اسسٹڈ ڈیوائسز، ویل چیئر پروگرام، لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں، کلینک آن ویلز فیلڈ میں چل رہے ہیں، اپنا کسان کارڈ دیے جا رہے ہیں۔ ہاتھوں پر مہندی کا رنگ سجائے زندگی کے نئے سفر کی جانب پہلا قدم دھیرانی پروگرام نے خوشیاں دوبالا کر دی۔ میں بہت شکر گزار ہوں مریم نواز کی جس نے ہماری شادی کروائی۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں مریم نواز کا کہ ہر بیٹے کی آج شادی ہو گئی ہے، ان کا فنکشن اچھے سے ہو جائے گا، ارینجمنٹ اچھی ہوئی ہے۔ دھیرانی پروگرام مستحق والدین کو ان کی سماجی اور مذہبی ذمہ داری عزت اور وقار کے ساتھ پوری کرنے میں مدد فراہم کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوید فریاد ڈوگر، ARY نیوز۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔